हेलो द स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने। और आज हम लोग करने वाले हैं क्या? आज हम लोग करने वाले हैं हमारे चैप्टर द एंड ऑफ बाइपोलरिटी का एक और इंपॉर्टेंट, या फिर मैं कहूं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है गोर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन। ये वाला टॉपिक, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि गोर्बाचेव ने ऐसा क्या किया था, मिखाइल गोर्बाचेव ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ। आप सबका स्वागत करता हूं मैं अड्डा 24/7 पर, जो कि आप लोगों को लेकर आता है बहुत सारे इंपॉर्टेंट एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस, बहुत सारे नोटिफिकेशंस, बहुत सारे शॉर्ट्स, और आप सबकी हेल्प करता है आपके एग्जाम में मार्क्स को रेज करवाने में और आपके एग्जाम को क्लियर करवाने में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मिखाइल गोर्बाचेव का टाइम पीरियड हम सबको पता है। 1985 में ये जनरल सेक्रेटरी बनेंगे और 1985 से लेकर 1991 तक ये यूएसएसआर के हेड रहेंगे। Who had become General Secretary of the Communist Party of the Soviet Union in 1985, sought to reform this system. मिखाइल गोर्बाचेव जब जनरल सेक्रेटरी बने और यूएसएसआर के हेड बने, तो सबसे पहली चीज इनके दिमाग में जो आई वो ये थी कि 1970 के बाद, 1970 के बाद जो इकोनॉमी थी वो स्टैग्नेंट हो चुकी थी और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की जरूरत थी, क्योंकि बहुत ज्यादा करप्ट हो चुका था इनका पॉलिटिक्स। तो गोर्बाचेव जब आए तो गोर्बाचेव ने कहा कि इस सिस्टम को रिफॉर्म करने की जरूरत है, इकोनॉमिकली रिफॉर्म करने की जरूरत है और पॉलिटिकली रिफॉर्म करने की जरूरत है। कैसे करेंगे? क्यों? रिफॉर्म्स वर नेसेसरी टू कीप द यूएसएसआर अब्रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशंस टेकिंग प्लेस इन द वेस्ट। देखो, हम सबको पता है कि यूएसएसआर जो है एक क्लोज्ड इकोनॉमी है ना। यूएसएसआर जो है खुद प्रोडक्शन करता है, खुद मैन्युफैक्चरिंग करता है, खुद चीजें बनाता है और खुद ही चीजों को अपने ही लोगों को बेचता है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। ठीक है, लेकिन वेस्ट में जो टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशंस हो रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी में ये लोग एडवांस होते जा रहे हैं, ये इन चीज़ों के बारे में इन लोगों को कुछ भी नहीं पता। और हम लोगों ने देखा था कि क्वालिटी की अगर बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, तो इनकी क्वालिटी एज कंपेयर टू वेस्ट क्या है? कम है, अच्छी नहीं है, उतनी अच्छी नहीं है ना। तो अब सीन क्या है? मिखाइल गोर्बाचेव आते हैं। मिखाइल गोर्बाचेव कहते हैं कि टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन जो वेस्ट में चल रहे हैं, वेस्ट में जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट चल रहा है, उसके बराबर अगर हम लोगों को compete करना है, हम लोगों को बराबर रहना है, तो हम लोगों को कुछ बड़े बड़े कॉल्स लेने पड़ेंगे, कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, ताकि क्या हो, हम लोग दुनिया में कहीं ना कहीं बने रहे। ठीक है, आगे आते हैं। इंपैक्ट ऑफ दिस डिसीजन, इस डिसीजन का इंपैक्ट क्या रहा? The people in the East European countries, which were part of the Soviet bloc, started to protest against their own governments and Soviet control. अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या स्टार्ट होती है। प्रॉब्लम ये स्टार्ट होती है, यह है यूएसएसआर, यह है ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज 8, ठीक है, और यहाँ पर है क्या, वो 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक है, और ये ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है 8। कौन सी आप लोगों को पता ही है। ये रशिया है सबसे बड़ा, और ये पूरा मिलकर क्या बनता है? हमारा यूएसएसआर बनता है। खैर, जैसे ही मिखाइल गोर्बाचेव ने कहा कि हम लोग रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, ठीक है, चेंजेस लाना चाहते हैं, ठीक है, तो लोग भड़क गए। लोग बोले कि यार ये क्या बात कर रहा है ना, क्या बात कर रहा है ये चेंजेस? हम लोग तुम्हारा साथ इसी वजह से दे रहे हो क्योंकि तुम वेस्ट की तरह नहीं हो। ठीक है, तुम्हारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, तुम्हारे यहाँ पे इक्वेलिटी है, इगैलिटेरियन सोसाइटी है, इसी वजह से तो हम तुम्हारे साथ हैं। और अगर तुम रिफॉर्म्स करके क्या करना चाहते हो, वेस्ट की तरह ही बनना चाहते हो, तो हम वेस्ट में ही चले जाते, तुम्हारे पास क्यों रहेंगे? ठीक है, तो लोग क्या कर गए? लोग भड़कने लग गए, खासकर इस ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में। ये जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज है, यहां पर लोग भड़कने लग गए। और इन लोगों ने क्या करा? इन लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिए अगेंस्ट देयर ओन गवर्नमेंट एंड अगेंस्ट द सोवियत कंट्रोल, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट वगैरह करना इन लोगों ने स्टार्ट किया। ठीक है, मतलब यहां से स्टार्ट होता है क्या? यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन का प्रोसेस। हुआ नहीं है अभी, होगा। देखिए कैसे। आगे आते। रिएक्शन ऑफ गोर्बाचेव का क्या रिएक्शन था? देखिए, अब कहीं पर भी अगर प्रोटेस्ट वगैरह होता है, ठीक है, तो लीडर्स को क्या करना चाहिए? लीडर्स को वहां जाना चाहिए, उन लोगों को समझाना चाहिए कि भैया बैठो आराम से, है ना, बातचीत करते हैं, सब कुछ समझाऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, क्यों रिफॉर्म जरूरी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, क्यों हमारी इकोनॉमी जो है स्टैग्नेंट हो चुकी है ना, प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ नहीं रही है, लेकिन तुम्हारे वेजेस बढ़ रहे हैं। ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को के ऊपर हम लोग बहुत खर्चा कर रहे हैं। तो लोगों को अगर समझाते तो लोग समझ जाते, लेकिन अब सीन क्या था? गोर्बाचेव लोगों को समझाने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। ठीक है, देखिए रिएक्शन ऑफ गोर्बाचेव। ही, अनलाइक इन द पास्ट, the Soviet Union under Gorbachev did not intervene when the disturbances occurred and the communist regimes collapsed one after another. अब जब गोर्बाचेव इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा, तो ये जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है,
ये लोग क्या करने लग जाएगी, ये लोग इंडिपेंडेंस मांगने लग जाएंगे। पहले तो ये लोग क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है। अब प्रोटेस्ट करते हुए गोरबाचेव को क्या करना चाहिए था, इन ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में जाना चाहिए था, वहां जाकर बात करनी चाहिए थी लोगों के साथ, तो बोलना चाहिए था कि भैया क्यों जरूरी है ये चीज, लोग समझते है ना, पक्ष विपक्ष दोनों बनता। लेकिन गोरबाचेव ने इंटरेस्ट नहीं लिया। जब इंटरेस्ट नहीं लिया तो लोगों ने प्रोटेस्ट किया और यहाँ पर जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स थी उनको गिरा दिया, है कि ना। मतलब अब ये ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के अंडर में रहने के लिए रेडी ही नहीं है, ठीक है। आगे देखिए क्या हो रहा है। Initiated the policies of economic and political reform and democratization within the country। अब इन्होंने क्या बोला, गोरबाचेव ने कहा कि हमारी इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो गई है, इकोनॉमी रुक गई है 1970s के बाद, तो हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने की जरूरत है। और क्योंकि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम करप्ट हो चुका है, इस वजह से हम लोगों को क्या करना चाहिए, पॉलिटिकल सिस्टम में भी रिफॉर्म लाने की जरूरत है। अब जैसे रिफॉर्म की बात करी, लोग और भड़क जाएंगे कि भैया देखो चेंज करने की बात कर रहा है अभी भी, ठीक है। द रिफॉर्म्स वर अपोज्ड बाय लीडर्स विद इन द कम्युनिस्ट पार्टी। अब जब गोरबाचेव कह रहा है कि रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, चेंजेस लाने की जरूरत है, ठीक है, और क्या इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की शुरुआत भी कर दी इसने, तो कम्युनिस्ट पार्टी के खुद बहुत सारे लीडर्स ने गोरबाचेव का अपोज किया कि भैया क्या कर रहा है ये, ठीक है। मतलब कुछ करने से पहले सोच तो ले कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है। गोरबाचेव बोला कि भैया देखो ऐसा है, वैसे भी यूएसएसआर बर्बाद होना है, ठीक है, और यूएसएसआर को बर्बादी से ये रिफॉर्म्स रोक सकते हैं, तो मैं तो करूंगा, अब उसमें कोई मेरा साथ दे या ना दे। इसकी सोच अच्छी है लेकिन प्रॉब्लम हो जाएगी इसके साथ, देखिए क्या क्या। A coup took place in 1991 that was encouraged by the Communist Party hardliners। अब हुआ क्या, मॉस्को क्या है, कैपिटल है रशिया की, सबसे इंपॉर्टेंट जगह होगी यूएसएसआर की, आगे ना, यहां पर कम्युनिस्ट पार्टी बैठती है, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी के जो हार्ड लाइनर्स होंगे, हार्ड लाइनर्स मतलब क्या, हार्ड लाइनर्स का मतलब है जो एकदम कट्टर कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पे चलते हैं, ठीक है। ये लोग क्या करेंगे, ये लोग बोलेंगे कि भैया कम्युनिज्म में बिल्कुल भी क्या नहीं हो सकता है, चेंज नहीं हो सकता है, और ये लोग कूप कर देंगे किसके अगेंस्ट में, कूप कर देंगे किसके अगेंस्ट में, अगेंस्ट द कम्युनिस्ट, अगेंस्ट द गोरबाचेव, गोरबाचेव के अगेंस्ट में कूप कर देंगे लोग। अब कूप का मतलब क्या है, कूप का मतलब है किसी को जबरदस्ती उसकी पावर से हटाना और उसकी पोजीशन ले लेना। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैं हूं, ठीक है, और मोदी जी बैठे हुए, कहाँ बैठे हुए, गद्दी पे, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ, इतना पावरफुल हूँ, मैं हूँ अंबानी, ठीक है, मेरे पास पैसा है, कैपिटल है, सब कुछ है, मैं किसी को भी खरीद सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने बॉडीगार्ड्स खरीदे मस्त मस्त वाले, ठीक है, माफिया खरीदा, पुलिस वाले खरीदे, एग्जीक्यूटिव्स खरीदे, मिनिस्टर्स खरीदे, सब कुछ खरीदे, मोदी को उठाया, जेल में डाल दिया, ठीक है। तो जबरदस्ती किसी से पावर लेना, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन कूप करना। तो कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स 1991 में क्या करेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स 1991 में गोरबाचेव को उसकी पोजीशन से जबरदस्ती हटाएंगे और अपने हाथ में पावर लेंगे, ठीक है। सोच अच्छी है लेकिन आउटकम नहीं आ रहा है। आइए देखिए क्या बोल रहा है, द पीपल हैड टेस्टेड फ्रीडम बाय देन एंड डिड नॉट वांट द ओल्ड स्टाइल रूल ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। अब जो लोग थे, खासकर ये ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज वाले जो लोग थे, इन लोगों ने ना आजादी का टेस्ट ले लिया था, आगे ना, और एक बार जो आजादी के मजे ले लेता है ना, फिर उसको बंद के रखने में मजा नहीं आता, है ना। मतलब उसको कोई बांध के नहीं रखता, वो अब हमेशा कोशिश करेगा भैया मुझे आज़ादी रहना है। एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हें उठा के जेल में डाल दिया जाए, है ना, जिंदगी भर तुम लोग क्या कर रहे थे, मजे कर रहे थे बाहर, ठीक है, अब तुम्हें डाल दिया गया जेल में, ठीक है, या घर वाले तुम्हें लॉक कर दे, है ना, एक रूम में, तुम क्या करोगे, हल्ला करोगे, ये करोगे वो करोगे, जब तक खोल नहीं देते, मार डालूंगा अपने आप को, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, ठीक है। वही सेम चीज़ें स्टार्ट होने लगी कहाँ पर, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, कूप बाय कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स एंड आफ्टरमैथ, ठीक है। अब जब कम्युनिस्ट पार्टी के हार्डलाइनर्स ने कूप करा, कब किया था, 1991 में, उसके बाद क्या हुआ वो हम लोग देखते हैं। बोरिस येल्सिन इमर्ज्ड एज अ नेशनल हीरो इन अपोजिंग दिस कूप। अब देखो बोरिस येल्सिन के बारे में याद है थोड़ा थोड़ा, ये बोरिस येल्सिन वही बंदा है जो आगे जाकर फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रशिया बनेगा, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रशिया बनेगा। और आप लोगों को यह भी पता होगा कि जब मिखाइल गोर्बाचेव जब क्या हुआ था 1985 में जनरल सेक्रेटरी बना था, किसका, कम्युनिस्ट पार्टी का, तो इसने क्या किया था, इसने बोरिस येल्सिन की पोजीशन को रेस किया था, बोरिस येल्सिन को बड़ा ओहदा दिया था। और बोरिस येल्सिन को इसने क्या बनाया था, गोर्बाचेव ने बोरिस येल्सिन को इसने बनाया था मेयर ऑफ मॉस्को, याद आया, ये वही बंदा है। अब ये क्या करेगा,
क्योंकि गोरबाचेव के हाथ में से पावर ले लिए, तो बोरिस येल्सिन उठेगा और बोलेगा कि भैया गोरबाचेव के अगेंस्ट में गलत किया गया है और मैं कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स का साथ नहीं दूंगा। ठीक है, अच्छा इसमें इसका भी फायदा है। इसका क्या फायदा है? ये कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स के अगेंस्ट में बात कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये गोरबाचेव के साथ है। इसने हवा देख ली है किस तरफ जा रही है। ठीक है, मतलब इसने देख लिया है कि लोगों को आज़ादी चाहिए, इसने देख लिया कि लोगों को कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर में नहीं रहना है, तो कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट में बोलूंगा तो वैसे भी वोट मुझे ही पड़ने सारे के सारे। ठीक है, 1991 में ही इलेक्शंस होंगे, ये इलेक्शन जीत जाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? इसी को कहते हैं राजनीति, पॉलिटिक्स। ठीक है, देखिए आगे क्या बोल रहा है, द रशियन रिपब्लिक वेयर येल्सिन वन अ पॉपुलर इलेक्शन बिगैन टू शेक ऑफ सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। और रशियन रिपब्लिक यानी कि रशिया, जो कि जहां पर येल्सिन क्या करता है, इलेक्शन जीतता है और फर्स्ट प्रेसिडेंट बन जाएगा, कहाँ का? रशिया का। ठीक है, और सेंट्रल कंट्रोल से दूर होता चला जाता है, यानी कि कम्युनिस्ट कंट्रोल से दूर होते जाता है रशिया। और अब रशिया भी क्या होने वाला, रशिया भी खुद बोलेगा बाय बाय, अब मैं यूएसएसआर का पार्ट नहीं, मैं अलग से एक मेरी अपनी कंट्री चलाऊंगा इंडिपेंडेंटली, जहां पर डेमोक्रेसी चलेगी। ठीक है, पावर बिगेन टू शिफ्ट फ्रॉम द सोवियत सेंटर टू द रिपब्लिक्स, especially in the more Europeanized part of the Soviet Union which saw themselves as sovereign states। ठीक है, अब पावर क्या होने लगी, पावर शिफ्ट होने लगी। पावर शिफ्ट होने का मतलब क्या? अभी तक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल था। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल का मतलब अभी तक कौन कंट्रोल कर रहा था? कम्युनिस्ट पार्टी कंट्रोल कर रही थी पूरे के पूरे यूएसएसआर को। लेकिन अब मामला चेंज हो रहा है। ठीक है, अब लोग क्या करेंगे, लोग खास करके ये ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज वाले लोग क्या करेंगे, इन लोगों की बात मानना बंद कर देंगे, मॉस्को वालों की। ठीक है, और खुद अपनी एरिया को रूल करने की कोशिश करेंगे। पावर शिफ्ट हो रही है ना, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल छूट रहा है। ठीक है, हर एरिया में नए नए लीडर्स पैदा हो रहे हैं और वो सारे के सारे नए के नए लीडर्स इंडिपेंडेंस के लिए मांग भी कर रहे हैं और खुद को इंडिपेंडेंट समझ भी रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या बता रहा है ये, द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स डिड नॉट आस्क फॉर इंडिपेंडेंस एंड वांटेड टू रिमेन विद द सोवियत फेडरेशन। अब ध्यान सुनो, जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है, यानी कि वही यहाँ के नीचे वाले 5 कंट्रीज है ना, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, है ना, और कौन सा बचा, किर्गिस्तान। ये 5 कंट्रीज जो है ये बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते किसको, यूएसएसआर को। और ये लोग बोल रहे हैं कि भैया देखो ऐसा है, कुछ भी हो जाए हम यूएसएसआर के साथ हैं। ठीक है, लेकिन आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पहले ऐसा माना जा रहा था कि अगर यूएसएसआर को छोड़ने की बात आई तो सबसे पहले ये वाली कंट्रीज भागेगी। ठीक है, लेकिन वो अपना आगे करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखिए क्या हो रहा है। ये देखिए, ये ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है जो क्या करने लग जाएगी, आज़ादी मांगने लग जाएगी सबसे पहले। ठीक है, और ये वाली कंट्रीज जो है वो यही की यही रही। ठीक है, ये लोग यूएसएसआर टूटने के बाद भी यही बोलेगी भैया हमें यूएसएसआर से अलग मत करो। ठीक है, लेकिन अलग होना पड़ता है सबको, कैसे, क्यों, देखें। In December 1991, under the leadership of Yeltsin, Russia, Ukraine, and Belarus, 3 major republics of the USSR declared that the Soviet Union was disbanded। अब ध्यान से सुनो क्या हुआ। 1991 दिसंबर की बात है, दिसंबर 1991 की बात है। दिसंबर 1991 में 3 कंट्रीज, कौन सी, रशिया, यूक्रेन और बेलारूस, ये तीनों के तीनों कंट्री बोरिस येल्सिन की लीडरशिप में, ये है बोरिस येल्सिन। ठीक है, किसकी लीडरशिप में, बोरिस येल्सिन की लीडरशिप में खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे कि भैया देखो ऐसा है क्या कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अब यूएसएसआर को खत्म बता रहे हैं, यानी कि हम कह रहे हैं कि यूएसएसआर अब खत्म हो चुका है, अब यूएसएसआर जैसी कोई चीज नहीं है। लेकिन अभी तक फॉर्मली खत्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जब तक मिखाइल गोर्बाचेव रेजिग्नेशन ना दे दे कि भैया मैं भी रिजाइन करता हूं, ठीक है, तब तक यूएसएसआर टिका रहेगा, है कि ना। मिखाइल गोर्बाचेव तो अभी भी क्या है, हेड है ना यूएसएसआर का। ठीक है, लेकिन ये तीनों आके क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं कि अब यूएसएसआर जैसी कोई चीज नहीं है, हम यूएसएसआर को डिसबैंड करते हैं। और इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज बोलेंगे ये लोग, क्या, कि हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी को, वही कम्युनिस्ट पार्टी, वही बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी जिसको लेनिन ने बनाया था, याद है कब बनाया था, ये आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि रशिया, यूक्रेन, बेलारूस तीनों का हेड बनकर बोरिस येल्सिन आता है और अनाउंस करता है कि हम लोग यूएसएसआर को खत्म मान रहे हैं या यूएसएसआर को डिसबैंड कर रहे हैं। ठीक है, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन वॉज बैंड। और कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत यूनियन की, यूएसएसआर की कम्युनिस्ट पार्टी जो 1922 से लेकर 1991 तक रूल कर रही थी, किसके ऊपर, पूरे के पूरे यूएसएसआर पर, पूरे 15 कंट्रीज पर, उसको बैन कर दिया जाता है।
ठीक है, क्यों? क्योंकि लोग नहीं रहना चाहते। ठीक है, इसका मतलब अब हर कंट्री में डेमोक्रेसी आने वाली है। ठीक है, कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी वर एडॉप्टेड एज द बेसिस फॉर पोस्ट सोवियत कंट्रीज। और जो पोस्ट सोवियत कंट्रीज होगी, पोस्ट सोवियत मतलब पोस्ट का मतलब क्या? बाद में, सोवियत मतलब जो पहले सोवियत कंट्रीज थी, अब उनके साथ क्या होगा? वो लोग पॉलिटिकली डेमोक्रेसी को अपनाएंगे और इकोनॉमिकली कैपिटलिज्म को अपनाएंगे। समझेंगे नहीं? ठीक है, तो इकोनॉमिकली कैपिटलिज्म एंड पॉलिटिकली डेमोक्रेसी आने वाली है सारी की सारी 15 की 15 कंट्रीज में। और इसका मतलब क्या? यूएसएसआर टूट रहा है। टूटा है क्या? अभी टूट रहा है। ठीक है, टूटेगा, अभी दिसंबर में ही टूटेगा। ठीक है, और पता है कौन से दिसंबर को? जीसस क्राइस्ट के बर्थडे वाले दिन, यानी कि क्रिसमस वाले दिन, यानी कि 25 दिसंबर को खत्म हो जाएगा यूएसएसआर। आइए देखते हैं डिक्लेरेशन। अब डिक्लेरेशन की बात आ रही है, डिक्लेयर कर रहे हैं कि यूएसएसआर खत्म होने वाला है। ठीक है, यह खत्म हो चुका है। देखिए कैसे। द डिक्लेरेशन ऑन द disintegration of the USSR and the formation of the Commonwealth of Independent States came as a surprise to the other republics, especially to the Central Asian ones. अब देखो क्या हुआ, जब बेलारूस, यूक्रेन और रशिया तीनों के तीनों सामने आते हैं और तीनों के तीनों अनाउंस करते हैं कि यूएसएसआर अब नहीं रहा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा शॉक था सारे की सारी 15 की 15 कंट्रीज को, है ना। ये 15 में से 3 हटा दो, 12 कंट्रीज के लिए शॉक था कि यार ये लोग क्या बोल रहे हैं। ठीक है, और खास करके ये इतना बड़ा शौक था किसके लिए? सेंट्रल एशियन कंट्रीज के लिए, उन 5-6 कंट्रीज के लिए जो कह रही थी कि भैया हम तो छोड़ेंगे ही नहीं, किसको? यूएसएसआर को। ठीक है, और इसके साथ एक ग्रुप बनाया जा रहा है, और इस ग्रुप का नाम क्या है? इस ग्रुप का नाम है CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। अब क्वेश्चन है ये क्या है? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, और ये पेपर में आता है कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स कब बना था। ठीक है, तो हम लोग करेंगे इसको भी। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, CIS बनाते हैं। अब CIS क्या है? CIS ये है कि एक ग्रुप है ना। ये 15 की 15 कंट्रीज पहले यूएसएसआर का पार्ट थी, अब 15 की 15 अलग हो रही है। 15 की 15 कंट्रीज क्या हो रही है? इंडिपेंडेंट हो रही है। लेकिन कभी तो एक दूसरे का पार्ट थे, तो इन लोगों ने एक ग्रुप बनाया कि एक फ्रेंडशिप वाला ग्रुप है ना, हम दोनों के बीच में पीसफुल कोएग्जिस्टेंस हो, कोऑपरेशन हो, अच्छे से बातचीत करें, अच्छे से बायलैटरल रिलेशंस हो। इस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं? एक ग्रुप बना रहे हैं जिसका नाम है CIS। लेकिन CIS दूसरा यूएसएसआर नहीं है, समझ रहे हो क्या? यूएसएसआर वॉज अ ग्रुप अगेंस्ट कैपिटलिज्म, है ना। लेकिन CIS एक ग्रुप है बस फ्रेंडशिप वगैरह निभाने के लिए, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के लिए, मजे लेने के लिए। ठीक है, मजे तो मतलब पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, ट्रेड वगैरह चलता रहे इसलिए। ठीक है, तो CIS एक ग्रुप बना दिया गया। ठीक है, अच्छा आई क्या बोल रहा है? द एक्सक्लूजन ऑफ दीज रिपब्लिक्स वॉज एन इशू दैट वॉज क्विकली सॉल्व बाय मेकिंग देम फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द CIS। अब जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी, ठीक है, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज तो आज़ादी मांग ही रही थी, उनको तो अलग होना ही था। ठीक है, लेकिन जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी, सेंट्रल एशियन कंट्रीज जिनके लिए ये शौक था कि यूएसएसआर खत्म हो रहा है, अब इनको सेटिस्फाई कैसे करें? तो इन लोगों को बोला गया कि भैया देखो ऐसा है, यूएसएसआर तो बचेगा नहीं। ठीक है, अब फटाफट से क्या कर दो, CIS का तुम्हें ना फाउंडिंग मेंबर बना रहे हैं। ठीक है, तो तुम भी फाउंडर्स, हम भी फाउंडर्स। ठीक है, सब बराबरी पे, मजे ही मजे। ठीक है, तो इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज को भी क्या बना दिया जाता है जल्दी जल्दी से? CIS का, यानी कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का क्या बना दिया जाता है? इनको फाउंडिंग मेंबर्स बना दिया जाता है, इनको सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, रशिया वॉज नाउ एक्सेप्टेड एज द सक्सेसर स्टेट ऑफ द सोवियत यूनियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूएसएसआर खत्म हो रहा है। यूएसएसआर खत्म होने का मतलब क्या? अब गैप आ गया, वैकेंसी आ गई, आगे ना। तो यूएसएसआर की जगह कौन लेगा? कोई तो जगह लेगा यूएसएसआर की, आगे ना। तो यूएसएसआर की जगह लेगा उसका बेटा, यानी कि रशिया। मतलब यूएसएसआर का सक्सेसर कौन बन के आएगा? रशिया बन के आएगा। ठीक है, यूएसएसआर का बेटा बन के, सक्सेसर बन के, उत्तराधिकारी बन के कौन आएगा? रशिया आएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि सर क्या फर्क पड़ता है, यूएसएसआर तो खत्म ही हो गया, अब उसकी जगह लेके क्या ही कर लेगा? अरे यूएसएसआर ने बहुत सारी ट्रीटीज साइन करी है, हाँ कि ना। तो वो ट्रीटीज को निभाएगा कौन आगे? जैसे एग्जांपल के तौर पे LTBT, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी हम लोगों ने करके आए थे, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी हम लोग करके आए थे, हम लोग एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी करके आए थे। तो वो सारे के सारे ट्रीटीज को निभाएगा कौन आगे तक, है कि ना। यूएसएसआर न्यूक्लियर पावर स्टेट था, तो सारे के सारे न्यूक्लियर वेपन्स किसके पास जाएंगे? ठीक है, तो जो सक्सेसर होगा उसी के पास जाएंगे, है ना। राजा की सारी संपत्ति किसके पास जाती है? तो राजा की सारी संपत्ति जाती है राजा के बेटे के पास। वैसे ही यूएसएसआर की सारी चीजें किसके पास जाएगी? रशिया के पास जाएगी। आइए देखते हैं।
इट इनहेरिटेड द सोवियत सीट इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में आप लोगों को पता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशंस का या यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की सबसे पावरफुल बॉडी है। सबसे क्या है? पावरफुल बॉडी है। सबसे पावरफुल बॉडी होने का मतलब क्या? इसमें 5 परमानेंट मेंबर्स है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स है। ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स है, इसमें कौन कौन आता है? इन 5 परमानेंट मेंबर्स में आता है यूएसए, यूएसएसआर, चाइना, यूके और फ्रांस। 5 कंट्रीज आती है। लेकिन अब यूएसएसआर तो खत्म हो गया। अब यूएसएसआर खत्म हो गया तो इसकी जगह कौन लेगा? और ये 5 कंट्रीज वो है जो दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। और इन लोगों के पास वीटो पावर भी है, ठीक है। किसी भी डिसीजन को पलट सकते हैं ये लोग, ठीक है। कोई भी एक भी कंट्री किसी भी डिसीजन को पलट सकती है। और इंडिया जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना चाहता है, ठीक है। प्रोसेस में है, हो सकता है कि बन जाए आगे जाकर। लेकिन अभी के लिए क्वेश्चन क्या? अभी के लिए क्वेश्चन ये है कि यूएसएसआर खत्म हो गया तो यूएसएसआर की जगह कौन लेगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में? तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में यूएसएसआर की जगह अब उसका उत्तराधिकारी, उसका बेटा, यानी कि उसका सक्सेसर लेगा, जिसका नाम होगा रशिया, ठीक है। तो अब यहां से यूएसएसआर हट जाएगा और यहां पर क्या आएगा? रशिया आ जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? रशिया एक्सेप्टेड ऑल द इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कमिटमेंट्स ऑफ द सोवियत यूनियन। रशिया ने कहा कि ठीक है, अब जब मैं उत्तराधिकारी बनी गया हूं तो यूएसएसआर ने, यानी कि मेरे पापा ने जो जो वादे तुम लोगों से करे थे, जो जो ट्रीटीज तुम्हारे साथ करी थी, ठीक है, उन सबको अब मैं निभाऊंगा, ठीक है। वैसे भी यूएसएसआर में हम लोग देख रहे थे कि रशिया ही डोमिनेंट था। रशिया सबसे बड़ी कंट्री थी, हर चीज में डोमिनेंस रखता था। सारे प्रेसिडेंट वगैरह जो आते थे यूएसएसआर के, वो सारे के सारे रशिया से ही थे, है ना। तो इतना कुछ दूसरों को प्रॉब्लम भी नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है? इट टुक ओवर एज द ओनली न्यूक्लियर स्टेट ऑफ द पोस्ट सोवियत स्पेस एंड कैरिड आउट सम न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट मेजर्स विद द यूएस। अब क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ तो 15 अलग अलग कंट्रीज बनी, है ना। लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स तो सबके थे, लेकिन जो बंदा यूएसएसआर का सक्सेसर बनेगा सिर्फ उसी के पास न्यूक्लियर वेपन्स दिए जाएंगे। यानी कि इन 15 कंट्रीज में से 14 कंट्रीज न्यूक्लियर स्टेट नहीं बनी और एक ही बंदा, इसके पास सारे के सारे न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर पावर आई, जिसका नाम था रशिया। तो रशिया के पास क्या आ जाएगा? रशिया बन जाएगा न्यूक्लियर स्टेट और बाकी सारे नहीं बनेंगे, ठीक है। अच्छा, आई क्या बोल रहा है? द ओल्ड सोवियत यूनियन वॉज दस डेड एंड बरीड। और जो सोवियत यूनियन था, जो यूएसएसआर था, उसकी अब मौत हो गई है, ठीक है। अब वो मर चुका है और उसको दफना दिया गया है, ठीक है। अब दुनिया में यूएसएसआर जैसी कोई चीज़ नहीं है ना। एक यूएसएसआर जो दुनिया में कभी डोमिनेंस रखता था, ठीक है, अब वो डोमिनेंस खत्म हो चुका है, ठीक है। अब यूएसएसआर जो है, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बॉडी थी, जो अपोज कर रही थी किसको? यूएसए को, अब वो नहीं रही, ठीक है। कहते ना, उरूज है तो जवाल है, यही सवाल है ना। जब सनराइज है तो सनसेट भी आता है, तो वही हुआ इसके साथ, ठीक है। आगे आते, ब्रेकअप ऑफ द यूएसएसआर, ठीक है। तो यूएसएसआर क्या कर जाएगा? अब टूट जाएगा बहुत अलग अलग हिस्सों में, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या बता रहा है ये देखो, ये बहुत अच्छे से दिखाया जा रहा है। यूएसएसआर की शिप दिख रही है तुम्हें, एक टाइटैनिक की तरह शिप बनी हुई है जो कि डूब रही है। और इसको डूबने के बाद 15 अलग अलग कंट्रीज उभर के आ रही है। देखिए कौन कौन सी? लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, आर्मेनिया, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, मोल्डोवा, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, लातविया, एस्टोनिया, ठीक है। तो यूएसएसआर की नैया डूब गई और अब छोटी छोटी बहुत सारी बोट्स हम लोगों को समंदर में दिखने लग गई है, जिसका नाम है, जो कि ये सारी की सारी इंडिपेंडेंट कंट्रीज है, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ कि आज वाली वीडियो जो है आप लोगों को बहुत 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 मज़ेदार लगी होगी, बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, मुझे दिखाइए बहुत 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 सारा प्यार। और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लेकर मैं मोइन पठान आप सबके सामने रोज़ बरोज़ आता रहूँगा। तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद।